अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है ऐसी फैमिलीज़ के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम आपसे बात करेंगे कुछ इस किस्म की, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये कोई हेल्दी चॉइस है, ये कोई डिज़ीज़ है या ये कोई लाइफस्टाइल है, और इसी हवाले से हम आपको बीमारी के बारे में भी मालूमात देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ देती हैं जो हमारी माहिर हैं मैडम उज़मा सदाकत, और वो हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं, लिहाजा हम उनसे डिटेल से इस बारे में आज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, आज मैंने जो आपसे क्वेश्चंस करने हैं वो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के हवाले से भी हैं, और इसमें हम ऐसा मटेरियल चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये बीमारी किस किस्म की है। पहला सवाल जो इस हवाले से मैं पूछूंगी कि जब भी किसी फैमिली का कोई मेंबर नशे की बीमारी का शिकार होता है, ख़ास तौर पे अगर वो घर का सरबराह हो, तो फैमिली को एक थॉट बार बार आती है कि अब हम इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनका कोई लाइफस्टाइल है। तो क्या नशा कोई लाइफस्टाइल चॉइस है या फिर ये कुछ और है? बज़ाहिर सोसाइटी में यही समझा जाता है कि अगर कोई नशा कर रहा है तो ये कोई उसका अपना फ़ैसला है। अगर कोई नशा कर कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है तो ये भी कोई उसका अपना फ़ैसला है। और जब लोगों ने कुछ अपने लिए फ़ैसले किए हैं, अच्छे या बुरे, तो वो ज़्यादा दखल उसके अंदर नहीं देंगे। या यूजुअली अहले-खाना तो दखल दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो दखल देना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ उनका ख्याल होता है कि इन्हें खुद भी तो नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और अगर वो करते हैं तो फिर वो इनके नताइज को भी भुगतें। समझने की बात ये है कि नशा करना कोई और चीज़ है और नशे की बीमारी में मुब्तला होना ये कोई दूसरी चीज़ है। हम सारे ही लोग अपने तर्ज़े ज़िंदगी को बदलने के लिए मुख्तलिफ़ फ़ैसले करते हैं या अपनाते हैं कि हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या, बहुत सारी चॉइसेस हम बनाते किस तरह के फ्रेंड्स के साथ उठे बैठेंगे, या हम कहाँ तक स्टडी करने की तरफ जाएंगे, हम किस तरह का प्रोफेशन चूज़ करेंगे, किस तरह का जॉब करेंगे, या हम एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, हम हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे या हम जंक फूड खाने की तरफ जाएंगे, या आजकल एक और नया फैशन है ऑर्गेनिक फूड का कि क्या हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएंगे। और ये सारी ही जो फैसले हैं हम अपने तर्ज़े ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उन्हीं में से कोई एक फ़ैसला नशा करना भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसका मतलब ये नहीं है कि नशा करना कोई हेल्दी फ़ैसला है। यकीनन ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि हमें आगे जाके मुख्तलिफ तकलीफ़ों में मुब्तला कर सकता है। लेकिन जब भी हम लोग फ़ैसले करते हैं तो हम उनके नताइज को देखते हुए फ़ैसले नहीं करते, बल्कि उन लज़्ज़तों को देखते हुए फ़ैसले करते हैं जो उस वक्त हमें मुयस्सर होती हैं या हो सकती हैं। जैसे अगर कोई बर्गर खाने का फ़ैसला शख्स करता है तो वो इसको देखकर नहीं करेगा कि आने वाले 5 सालों में मेरा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैं जंक फूड की तरफ रुझान अपना ज़्यादा रखूँगा, बल्कि वो ये इसलिए फ़ैसला करता है कि बर्गर से थोड़ा मज़ा उसको मिलेगा कि वो और थोड़ा खाना हटके रूटीन से है तो उसे मज़ा मिलेगा। अगर कोई शख्स एक्सरसाइज नहीं आज करता तो वो इसलिए नहीं करता कि अगले आने वाले 5 से 10 सालों में उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा या उसको मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो लग जाएंगी, बल्कि वो इसलिए ये फैसला करता है कि आज उसको थोड़ा आराम मुयस्सर हो जाएगा। सो जो भी हमारे फैसले होते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किए होते हैं, या कोई एक ख़ास तर्ज़े ज़िंदगी हमने अपनाया होता है, तो उसके नताइज को हम नहीं देखते, सिर्फ हम वक्ती सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए उन फैसलों को करने की तरफ जाते हैं। जब कोई शख्स नशा करता है तो उसने ये फैसला नहीं कर रखा होता कि आगे चल के वो नशे का मरीज भी बनेगा। नशा करना कोई एक फ़ैसला ज़रूर है, शराब पीना या कोई भी दूसरा ड्रग करना एक फ़ैसला ज़रूर है, लेकिन उसमें ये मर्ज़ी शामिल नहीं होती कि आगे चल के मैं कोई नशे की बीमारी में भी ज़रूर ही मुब्तला होऊंगा। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि बीमारियां हमारी कोई इनविटेशन की मुंतज़िर नहीं होती, उन्हें किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती हमारे घर में एंटर होने के लिए। वो उन्हीं कुछ फ़ैसलों के नताइज होते हैं जो हमने पीछे गुज़रे हुए सालों में किए होते हैं। जैसे अगर कोई डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो यकीनन जो उसके कुछ पिछले फ़ैसलों का और जेनेटिक्स का रोल है जो कि आगे चल के डायबिटीज़ की सूरत में नज़र आता है। या अगर किसी शख्स को
हार्ट अटैक होता है, तो ये भी उसके गुजरे हुए सालों में जो उसने फैसले किए हैं, ये उसके कुछ नताइज हैं जो कि उसको भुगतना पड़ेंगे। शराब के हवाले से या नशों के हवाले से हम कोई करियर को अपने जहन में नहीं रखते कि ये भी कोई एक करियर पाथ है जो कि आगे चल के इस्टेब्लिश होगा और 5 सालों के बाद या 7 सालों के बाद या 10 सालों के बाद हालात जो हैं वो एक शराब की ग्लास से या एक नशे के जॉइंट से मुख्तलिफ होंगे और वो बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में हम यूज़ कर रहे होंगे और हम एक इस्टेब्लिश जो है बीमारी की तरफ चल पड़े होंगे। अच्छा, इसमें मेरे जहन में एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है वो ये है कि जहाँ आपने जिक्र किया कि लोग पहले उनको नहीं पता होता कि वो कोई डिसीजन जो बना रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। सो यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ ड्रिंकर्स ऐसे भी देखे जा रहे होते हैं जो कि वीकेंड ड्रिंकर्स कहलाते हैं या ओकेजनल ड्रिंकर्स कहलाते हैं। क्या वो सिर्फ मज़ा उठा रहे हैं या वो कोई बीमारी में भी हैं? क्या अच्छा, पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम कोई एजुकेशन का फैसला करते हैं और हम ये चूज़ करते हैं मैट्रिक करने के बाद या ओ लेवल्स करने के बाद कि आगे चल के मुझे मेडिकल का प्रोफेशन अडॉप्ट करना है या मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है या मुझे लॉयर बनना है या मुझे कोई आर्किटेक्ट बनना है, तो हम आने वाले सालों को देख सकते हैं कि मैं 4 साल के बाद जो है वो डिग्री ले लूँगा, 2 साल प्रैक्टिस करूँगा और उसके बाद मैं इंडिविजुअली जो है अपना काम करना शुरू कर दूँगा और मैं एक डॉक्टर कहलाऊँगा या मैं एक साइकोलॉजिस्ट कहलाऊँगा इतनी एजुकेशन के बाद। लेकिन जब हम नशा शुरू करते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि ये बस एक आध गिलास तक ही रहेगा जो कि मैं कभी कभार फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, इसमें कोई करियर आगे मैं एस्टेब्लिश नहीं करूँगा। जब हम नशे करने की बात करते हैं तो वो बस कभी कभार ड्रिंक करना फ्रेंड्स के साथ या कभी कभार ड्रग करना फ्रेंड्स के साथ ही होता है। लेकिन जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो उसकी बहुत मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं और जब भी कोई शख्स नशा करने का फैसला करता है तो उसको ज़रूर ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि आने वाले सालों में हालात आज जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। अगर वो उन नताइज को फेस करना चाहता है तो फिर वो जो फैसला करे वो उसके ऊपर है, लेकिन अगर वो उन नताइज को फेस नहीं करना चाहता तो फिर आज ही वक्ती मज़े को थोड़ा छोड़कर कोई फैसला कर ले जो कि आने वाले सालों में उसके लिए बेहतरी लेकर आए। यानी मुझे ऐसे लगता है कि नशे का वाहिद इलाज जो है यानी बिफोर टाइम वो नशे को तर्क करना यानी ना लेना, पहली मर्तबा चूज ना करना है, पहली मर्तबा चूज ना करना है। लेकिन जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो इसको हम लाइफस्टाइल चॉइस कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि नशे की बीमारी जो है ये एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड डिजीज है। इसके अलावा ये प्राइमरी है, क्रॉनिक है, पोटेंशियली फेटल है, प्रोग्रेसिव है और प्रीडिक्टेबल डिजीज है। प्रीडिक्टेबल से मुराद है कि आप दिल की बीमारी की तरह इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कौन सी चीजें, कौन सी अलामतें आपको नजर आएंगी, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि कोई शख्स अभी सिर्फ नशे का शुगल कर रहा है या वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। सही सही, बिल्कुल। और बीमारी की स्टेजेस को भी डिफाइन किया जाए। बीमारी की स्टेजेस भी हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई शख्स अर्ली स्टेज में है या मिडिल स्टेज में है या लेट स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म में या ड्रग एडिक्शन के अंदर है। सो जब हम बीमारी का तस्करा करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी डिजीज है जो कि ऑलरेडी जीन्स में मौजूद थी, क्योंकि जो भी लोग नशा करते हैं, फर्ज करें अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है तो उनमें से कोई 10% लोग जो हैं वो शराब की बीमारी के में भी मुब्तला होते हैं। सो जितने भी अगर 100 लोग नशा शुरू करते हैं तो ये तयशुदा रूल है कि उसमें से 10 लोग आगे चल के शराब की बीमारी में मुब्तला होंगे। इसी तरह अगर 1000 लोग नशा करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें से 100 लोग आगे चलकर जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आपको लाखों की तादाद में लोग नशा करते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें से हजारों जो हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर फैमिली के अंदर कोई एक शख्स जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला आपको ज़रूर मिल सकता है, जो कि अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फिर किसी ना किसी इलाज की तरफ ले जाने का कोई चारा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मुफीद मालूमात आपने दी और जिससे कि तय हुआ, साबित हुआ कि ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है। और अगर मैं बीमारी को भी थोड़ा डिफाइन कर दूं तो 4 चीज़ें आपको बड़ी प्रोमिनेंट उसमें नजर आएंगी। नंबर 1 है क्रेविंग, कि कोई शख्स जो है उसको फिजिकली बॉडी क्रेव करता है कि वो नशे की मिकदार को ले,
और उसके लिए वो हर तरद्दुद करने की कोशिश करेगा, वो घर वालों से झगड़ा भी करने की कोशिश करेगा, वो पैसे भी चुराने की कोशिश करेगा, वो फ्रेंड से उधार लेने की भी कोशिश करेगा, वो किसी की मिन्नत समाजत करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन क्रेविंग जो है कि वो अपने नशे की जरूरत को पूरा करे। दूसरी चीज है टॉलरेंस, कि टॉलरेंस उसकी टाइम के साथ साथ नशे ज्यादा करने की एबिलिटी उसकी बनती चली जाएगी और उसकी टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अब उसको पहले जैसा नशे का मजा लेने के लिए कम नशे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज्यादा नशे की जरूरत पड़ती है। शुरू में अगर एक ड्रिंक से उसको फायदा होता था, अच्छा लगता था, तो अब उसको 4 ड्रिंक्स चाहिए वही प्लेयर लेने के लिए जो पहले वो 1 ड्रिंक से कंज्यूम करता था। ग्रेजुअली उसको 8 ड्रिंक चाहिए वही प्लेयर लेने के लिए जो कि वो 1 से कंज्यूम करता था। तीसरी अहम चीज है डिपेंडेंस, कि नशे की बीमारी में फिजिकल डिपेंडेंस जो है वो भी पैदा हो जाती है। और जो फिजिकल डिपेंडेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी कोई नशा नहीं करता तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो नौजिया की सूरत में हो सकती हैं, शेकीनेस हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, इसके अलावा पेन एंड एक्स हो सकती हैं। अगर कोई नशा नहीं करता 24 घंटों के अंदर या जो भी उसका नशा करने का रूटीन है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि फिजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल है, कि मूड उसका खराब होगा, इरिटेटेड वो होगा, जल्दी उसको गुस्सा आने की तरफ जाएगा। जो अगर ये भी सिम्टम्स आपको नजर आती हैं तो ये भी एक मार्क हो सकता है, आप अपने प्यारे को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये भी सिर्फ नशे का शुगल ही है या ये नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। मैं सवाल भी जो आपसे करना मैं एक फोर्थ सिम्टम जो इसका अहम नुक्ता है वो भी बताना चाहूंगी। जो फोर्थ है लॉस ऑफ कंट्रोल, कि जब भी वो नशा करता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता। अगर उसका इरादा था कि वो कोई 1 जॉइंट लेगा तो वो 3 पे जाके खत्म करता है। अगर उसका इरादा था कि वो आज की पार्टी में सिर्फ 1 ही ड्रिंक लेगा या 2 ड्रिंक्स लेगा तो वो तकरीबन हाफ बॉटल खत्म करने की तरफ जाता है। सो उसका कंट्रोल भी अपने ड्रग के ऊपर नहीं रहता। ये 4 अलामतें अगर आपको किसी भी शख्स में नजर आती हैं तो आप उसको लाइफस्टाइल चॉइस कंसीडर नहीं करेंगे। आप ये जान जाते हैं इन 4 अलामतों को देखने के बाद कि ये जो नशा है ये अब सिर्फ शुगल नहीं रहा, ये उससे आगे बढ़ के बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो सवाल था उसका जवाब ऑलमोस्ट आपके इसी कंटेंट में मौजूद भी है, लेकिन मैं चाहूँगी फिर भी आप ज़रा सी इस पे ज़रूर रोशनी डालिए। सवाल ये है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन एक ड्रिंकर या एक एडिक्ट में। अच्छा, आपने अभी जो 4 अलामतें बताई हैं वो एडिक्ट की बताई हैं, लेकिन पिछले सवाल में आपने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक दफ़ा नशा करता है तो वो आगे चल के नताइज नहीं भुगतेगा। अब जो एक दफ़ा नशा कर रहा है या जो ड्रिंकर है कभी कभी ऑफ एंड ऑन ले रहा है, तो फिर उसके लिए भी क्या सिम्टम्स कुछ बताएं कि आगे चल के उसने भी चूँकि हो सकता है कि वो बीमारी में आ जाए। अच्छा, अमेरिका वालों ने काफ़ी इन चीज़ों पे काम करके रखा हुआ है और डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स जो कि 2015 से 2020 तक की है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई खातून हर रोज 1 ड्रिंक लेती है या हफ्ते में 7 ड्रिंक टोटल लेती है तो ये मॉडरेट ड्रिंकिंग है। इसी तरह से अगर कोई शख्स यानी आदमी जो है वो हर रोज 2 ड्रिंक्स लेता है और हफ्ते में 14 ड्रिंक्स लेता है तो ये मॉडरेट ड्रिंकिंग है। सही। इसी तरीके से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म है वो ये बात करते हैं कि अगर कोई शख्स अगर कोई खातून 2 घंटों के अंदर 4 से 5 ड्रिंक लेती है या इससे ज्यादा लेती है तो ये बिंज ड्रिंकिंग के अंदर आता है। इसी तरह अगर कोई मर्द जो है ये 5 ड्रिंक से ज्यादा 2 घंटों के अंदर कंज्यूम करता है या एक ही सिटिंग के अंदर कंज्यूम करता है तो ये बिंज ड्रिंकिंग में आता है। हैवी ड्रिंकिंग के बारे में वो बात करते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो 1 मंथ के अंदर यानी पिछले महीना जो उसका गुजरा है अगर उसने 4 से 5 दफा बिंज ड्रिंकिंग की है तो वो हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है। इसी तरीके से कोई मर्द जो है अगर वो करता है 5 से ज्यादा दफा बिंज ड्रिंकिंग करता है 1 माह के अंदर यानी विद इन 30 डेज अगर वो करता है तो ये हैवी ड्रिंकिंग कंसिडर की जाती है। अच्छा, मॉडरेट ड्रिंकिंग या जो बिंज ड्रिंकिंग है या हैवी ड्रिंकिंग है ये लोग जरूरी नहीं नशे के मरीज भी हों, लेकिन यही वो लोग हैं जो आगे चल के
नशे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जो भी लोग हैवी ड्रिंकर्स हैं वो बेसिकली हाई रिस्क के ऊपर हैं। इन्हीं में से आगे चल के 4 में से एक मरीज आगे चल के जो है शख्स आगे चल के अल्कोहलिक बनेगा, वो 4 सिम्पटम्स वही उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, आपने अभी पीछे डिस्कस एग्जैक्टली अब उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो नशे की बीमारी में ये अब फर्क वहां पे डिफरेंशिएट हमें करने की जरूरत नहीं है कि कोई कितना करता है। वहां पे फर्क ये वाज़ह करने की जरूरत है कि कोई जब भी करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। यानी अगर आप कुछ रूल्स के थ्रू, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू कुछ आपने अपना अंदाजा बनाया हुआ है कि मुझे 2 ड्रिंक्स लेनी है या 1 लेनी है, अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं और पार्टी को खराब करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं और ड्राइविंग करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं और घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यहाँ पर अब बीमारी की अलामतें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं, जो कि वीकेंड ड्रिंकर्स होते हैं। वो सिर्फ वीकेंड के ऊपर पिएंगे और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मंडे को सुबह उठेंगे, अपने काम पे जाएंगे और थ्रू आउट द वीक वो अपना काम बड़े आराम से करेंगे, लेकिन जैसे ही फ्राइडे खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो उनका बॉडी जो है वो क्रेविंग काफी ज्यादा हो जाती है और वो ड्रिंकिंग के किसी ना किसी एपिसोड में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या मोस्टली अकेले करते हुए नजर आते हैं। एल्कोहलिक्स की एक निशानी ये भी है कि वो ज्यादातर अकेले ड्रिंक करते हैं। सही। अकेले ड्रिंक करने की वजह यह है कि जब भी आप लोगों के बीच में ड्रिंक करते हैं तो कुछ नॉर्म्स हैं सोसाइटी के कि आप रोक भी देते हैं और दूसरा आपको खुद भी थोड़ी हया आ रही होती है कि ये मेरा 4था ग्लास हो गया, ये 5वीं ड्रिंक हो गई है, ये 6ठी हो गई है। पहला जो है दूसरे लोग जो है वो भी फर्स्ट या सेकंड ड्रिंक के ऊपर ही उसको आराम आराम से कंज्यूम कर रहे हैं। सो आप जब अपनी ड्रिंकिंग की तादाद को बढ़ते हुए देखते हैं तो दूसरों से छुपाने के लिए आप फिर हाइड करने की पॉलिसी के ऊपर जाते हैं और ज्यादातर जो मरीज हैं वो एट द एंड अकेले ही नशे करते हुए हैं, चाहे वो वीकेंड पे करें चाहे वो रेगुलर ड्रिंकर हैं। लेकिन अगर आप लोगों के दरमियान अभी भी नशा करते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप हैवी ड्रिंकर जरूर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप अल्कोहलिक्स भी हों। अल्कोहलिक की निशानी क्या हो गई कि ज्यादातर अकेले नशा करेंगे, ज्यादा टाइम अकेले नशा करेंगे, कभी कभार फ्रेंड्स में भी कर लेंगे, लेकिन जरूर अपना कोटा पूरा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई हाइडिंग एपिसोड भी चाहिए। हमारी फैमिलीज भी रिपोर्ट करती हैं कि बाथरूम में बहुत टाइम लगाता है, जिसका मतलब है कि वो बाथरूम में नशा करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ड्रिंकर ये भी करते हैं कि वो वाटर बॉटल एक ली, उसके अंदर डाली और थोड़ी थोड़ी चुस्कियां लेते हुए उसको कंज्यूम किया। मोस्टली ऑफिस से वापस आते हुए या ऑफिस के अंदर भी ड्रॉअर के अंदर रख ली, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठा के कंज्यूम कर ली। बहुत सारे एंकर पर्सन ऐसे भी हैं जो कि टीवी शोज करते हुए चाय का कप 1 घंटे में खत्म करते हैं, जिसका मतलब है कि वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ड्रिंक ही कंज्यूम कर रहे होते हैं चाय के कप के बीच में, क्योंकि कोई भी ऐसा चाय का कप नहीं है जो कि 1 घंटे तक आप उसको कंज्यूम करते रहे और गर्म रहे। सो बहुत सारी ऐसी फाइन लाइंस हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारा जो प्यारा है वो क्या अभी सिर्फ थोड़ा बहुत नशा अपनी खुशी के लिए, अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है, या वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। सही, बड़ी शानदार मालूमात थी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब हमारे पास फैमिलीज आती हैं और इनिशियली आके पेशेंट के बारे में रिपोर्ट करती हैं हमें बेसिक सी मालूमात, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि सभी फैमिलीज़ बताती हैं कि ये जिस पर्सन के लिए हम आपके पास आए हैं ये हमारी फैमिली का हीरो है, ये हमारी फैमिली का सबसे शानदार लड़का है, ये हमारी फैमिली का जैसे कह लें क्राउन है। क्या ऐसा वाकई होता है कि कोई स्मार्ट लोगों की बीमारी है? ये जो अल्कोहलिक होते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ही शानदार सलाहियतों के मालिक होते हैं। देखिए, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं या जनरली लोगों की बात करते हैं तो हम सारे लोग उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। सो ज़्यादातर सोसाइटी में जब भी कोई चीज़ सोसाइटी मैयर करेगी तो उसके पास एक पैमाना है जिसको हम मॉरल जजमेंट कहते हैं, या अखलाकियात के पैमाने से वो तोलना शुरू करेंगे किसी भी रवैये को। अगर आपको नज़र आता है कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो आप कहेंगे कि उसे जरूर देखेंगे कि पेरेंट्स उसे बता रहे होते हैं बेटा झूठ बोलना बुरी बात होती है। अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वो कहेंगे कि देखो लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। सो सोसाइटी के पास या जनरली हम सारे ही लोगों के पास एक ही पैमाना है किसी भी चीज को मैयर करने का, और वो अखलाकियात हैं। जब आप डॉक्टर्स की बातचीत सुनते हैं तो डॉक्टर्स के पास अखलाकियात के, वो डॉक्टर्स जो हैं अखलाकियात के पैमाने से मैयर नहीं चीजों को करते, बल्कि वो हेल्थ और
अनहेल्दी जो एक पैमाना है उसके थ्रू मैयर करते हैं। जब भी आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरी आंख में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये बुरी बात होती है, वो आपको कहेंगे कि ये यकीनन कोई अनहेल्दी चीज है जिसको हमें फिगर आउट करने की जरूरत है। वो डिफरेंट टेस्ट आपको दे देंगे कि आप इन टेस्ट के थ्रू पहले टेस्ट करवाएं ताकि उसको फिगर आउट किया जा सके कि एक्चुअल मसला कहाँ पे है। इसी तरीके से जब आप लॉयर्स के पास जाते हैं तो उनके पास एक कानून का पैमाना है। आप कोई भी बात उनसे करेंगे कि मेरा फला झगड़ा हो गया, फला मेरी जायदाद पे कब्जा हो गया, या मुझे मेरे राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये कोई हेल्दी चीज है या अनहेल्दी चीज है। वो कहेंगे कि कानून में इस चीज की गुंजाइश है या कानून में इस चीज की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बड़ी मजेदारी की बात यह है कि जब हम अपनी सोसाइटी को ओवरऑल देखते हैं, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं या हम किसी भी सोसाइटी को देखते हैं, तो एक मॉरल जजमेंट का पैमाना है जो कि शराब या नशों को मैयर करने के लिए बनाया हुआ है, जिसके पीछे दो बेसिकली जो बिलीफ सिस्टम है वो काम करते हैं। एक को हम वेट मॉरल मॉडल कहते हैं और दूसरे को हम ड्राई मॉरल मॉडल कहते हैं। वेट मॉरल मॉडल जो है ये आपको यूजुअली वेस्ट में ज्यादा नजर आता है। एक ख्याल ये है हमारा कि पाकिस्तान में ड्रिंकिंग बहुत कॉमन नहीं है। अगर आप वेट मॉडल को देखें तो ये आपको वेस्ट में नजर आएगा, जहां पे ये ख्याल है कि ड्रिंकिंग जो है वो कंज्यूम करना एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, लेकिन उसकी कोई हदूदो कयूद होनी चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए जिसके मुताबिक अगर कोई ड्रिंकिंग कंज्यूम करता है तो वो करे, और अगर उससे वो एक्सीड करता है तो फिर वो भी उसको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ये नामुनासिब रवैया है। अगर तकरीबात हैं और तकरीबात में ड्रिंक सर्व की जाती है तो यही सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तकरीब को रंगीन जरूर बनाया जाए ड्रिंक करके, लेकिन इसको संगीन ना बनाया जाए। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट उनका मेजर्स देखें तो 1908 के अंदर न्यूयॉर्क पहली स्टेट थी जिसने ये मुतय्यन किया कि ड्रिंक करके आप ड्राइविंग जो है वो नहीं कर सकते, जिसको कैलिफोर्निया ने सेकंड किया और बाद में दूसरी स्टेट्स भी इसके अंदर आते गई। लेकिन 1938 में उन्होंने ये एक पैमाना बनाया कि ड्रिंक करके अगर किसी ने ड्राइव करना है तो उसका जो ब्लड अल्कोहल लेवल है या उसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर अल्कोहल की, तो वो बेसिकली 0.15 होनी चाहिए। इससे अगर एक्सीड करेगा तो इसका मतलब है कि उसको नहीं करनी चाहिए। 1980s में दो माओ ने, जिनके बच्चे जो थे 18 साल की एक बेटी थी एक खातून की, जो कि एक ड्रंक ड्राइवर के थ्रू कार क्रैश हुआ जिसमें उस बच्ची की जान गई, तो उस माँ ने एक तहरीक शुरू की जिसको कि मैड MADD या मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग जो है वो भी कहा जाता है। 1980s में जब ये तहरीक शुरू हुई तो उसका लुबे लबाब ये था कि जितने भी लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं वो बिल्कुल मना किया जाए उन्हें, क्योंकि इससे हर साल तकरीबन 21,000 लोगों की जानें जाती थी। ये मैं 1980s की बात कर रही हूँ अमेरिका की। उन्होंने ये एक लॉ पास करने की कोशिश की कि ड्रिंक करके किसी को भी ड्राइव करने की इजाजत ना हो, जो कि 1984 के अंदर एक लॉ पास किया गया कि शराब पीने की भी एक हद मुतय्यन की गई कि अमेरिका के अंदर 21 साल से कम एज के बच्चों को ड्रिंक करने की इजाजत नहीं है। 21 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो जाकर किसी भी लिकर स्टोर से लिकर बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटी एज के लोग अगर जाते हैं तो वो उन्हें लिकर नहीं देते। ठीक है। अमेरिका में यूजुअली जो भी बच्चे कंज्यूम करते हैं वो अपने घर के फ्रिज के अंदर पड़ी हुई या अपने अब्बू की रखी हुई बॉटल्स में से निकाल के तो पीते हैं, या फिर वो किसी ऐसे बंदे का सहारा लेते हैं जो कि 21 साल की उम्र से ज्यादा है और वो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर लिकर बाय करने की तरफ जाते हैं। अमेरिका में ये फिर एक हद मुकर्रर की गई कि जब 2000 तक ये सारा सिलसिला पहुंचा, एक तो 21 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो लिकर बाय नहीं कर सकते, जिसका मतलब है वो पी भी नहीं सकते। 21 साल के ऊपर के लोग लिकर बाय करेंगे, जिसका मतलब है वो पिएंगे, लेकिन वो शराब पी के गाड़ी चलाने की तरफ नहीं जाएंगे। 2000 के अंदर एक लेजिस्लेशन जो पास हुआ वो ये था कि 0.8 ब्लड अल्कोहल लेवल अगर किसी के बॉडी के अंदर है तो उसको सेफ कंसीडर किया गया। ये अब पूरे अमेरिका में राइज है, और उससे ऊपर कोई भी मिकदार होगी वो सेफ नहीं होगी, और ऐसे बंदे को उसका जो है वो टिकट उससे इशू होगा, जिसका मतलब है कि वो ड्राइविंग को एहतियात से करे, और अगर वो उसको कोई ना कोई फाइन भी पे करना पड़ेगा। वेट मॉरल मॉडल के जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई हदूद कयूद हैं
जिसके अंदर रह के अगर आप कंज्यूम करने की तरफ जाएं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप इन तमाम हदों को क्रॉस करने की तरफ जाएंगे तो फिर ये मुनासिब चीज नहीं है, फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। और वो नताइज बेसिकली वहां पे चूंकि उन्होंने कानून थोड़ा सख्त कर दिया तो वो नताइज जो है वो आपको कानूनी कुछ भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, जहां आपने वेट मॉरल मॉडल का जिक्र किया है वहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ड्राई मॉडल भी तो होता है, ड्राई मॉरल। बिल्कुल, मैं उसी पे ही आने लगी हूँ। उसकी क्या नताइज होती नहीं, उसकी क्या? अच्छा, ड्राई मॉरल मॉडल जो है वो आपको पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज या पाकिस्तान जैसे जितने भी मुमालिक हैं वहां पे आपको वो नजर आएगा। अच्छा, वेट मॉरल मॉडल में जो बुनियादी नुक्ता है कि आप ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं एक खास एज के बाद, लेकिन उसको कंट्रोल करके और कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आपने अंदर रहना है, उससे आपने बाहर नहीं निकलना। जब हम ड्राई मॉडल की बात करते हैं तो ड्राई मॉडल जैसे नाम से जाहिर है कि कुछ ड्राई सी चीज है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी, फास्ट है जी, थोड़ी सी कंजप्शन भी शराब की है, ये गुनाह के मुतरादिफ है। वो इसको एग्जैक्टली इन्हीं मानों में लेते हैं कि ये कोई गुनाह है जो कि आप कर रहे हैं और आप शराब नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो ये भी बात करते हैं कि अगर कोई शख्स शराब कंज्यूम करने का फैसला करता है तो इसका मतलब है वो नेकी की राह से बदी की राह पर चलना शुरू हो गया है। शराब छोड़ने का जो हल है वो भी ये है कि आप नेक बनने का फैसला करें, नेक बनने का फैसला करें, रास्तबाजी के ऊपर चलने का फैसला करें और शराब को एकदम से आप छोड़ दें तो इसका मतलब है कि आप ड्राई मॉरल मॉडल के ऊपर चलते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर इन चीजों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ड्राई मॉरल मॉडल जो है जिसका मतलब है कि नेकी से मुराद है शराब ना पीना और बदी से मुराद है शराब पीना या शराब पीने के साथ और भी ऐसी कबाहतों की तरफ जाना। ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। जब हम दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा है और बेहतर कौन सा नहीं है, तो डिजीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये दोनों ही मॉडल जो हैं ये फेलियर की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं किसी भी मॉडल के साथ तो फिर तो आप क्लियर कट एक एवेल्युएशन बना रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं आप पेशेंट की टूवर्ड्स और आप कोई रीजंस फाइंड आउट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो हमारी सोसाइटी में ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी वजह से है कि हम नेकी और बदी के अलावा कोई दरमियान की चीज की तरफ नहीं सोचते। हम मॉरली चीज़ों को जज करते हैं, अच्छी या बुरी के ऊपर चलते हैं, उसी पैमाने से मेजर करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कोई बीमारी नामी चीज़ भी होती है जो कि लग सकती है। और ख़ास तौर पे जब हम ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि नशों से भी कोई बीमारियां लग सकती हैं। हमारा ख्याल यही होता है कि नशे तो खुद ही हम फैसला करते हैं कि हम नशा करें और अगर हम नशा करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तकलीफें हमें होंगी। ये बहुत ही मज़ेदार आपने बात की है, क्योंकि हमारी चूँकि पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो मज़हब से दूरी का नाम है, ये तो जो गुनाहगार लोग होते हैं वो करते हैं, जबकि ऐसी कोई हदबंदी नहीं। क्योंकि जब आप एवेलुएट कर जाते हैं किसी को, यानी किसी की दुनिया को और उसकी आखिरत को भी एवेलुएट कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी स्टेट से आगे बढ़ गए ना, क्योंकि ये काम तो फिर किसी जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि नशे की बीमारी बड़ी प्रिडिक्टेबल और डिस्क्राइबेबल है। आप उसकी अलामतों को पहचान सकते हैं और जो 4 अलामतें मैंने पहले भी गिनवाई, जिसमें क्रेविंग है, जिसमें टॉलरेंस है, जिसमें फिजिकल डिपेंडेंस है और लॉस ऑफ कंट्रोल है, ये एक बीमारी को डिस्क्राइब करती हैं। ये किसी ऐसे शख्स को डिस्क्राइब नहीं करती जिसने ताज़ा शराब पीने का फैसला किया है या नशा करने का फैसला किया है। ये दोनों मॉडल जो हैं ये इसलिए सूदमंद साबित नहीं होते क्योंकि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो बीमारी कहती ही यही है कि लॉस ऑफ कंट्रोल है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वंस यू स्टार्ट ड्रिंक तो आपका कंट्रोल अब आपके हाथ में नहीं है, ये खत्म हो गया। अब बीमारी डिसाइड करेगी कि आप चौथे ग्लास पे जाके रुकेंगे आज, या आज आप 5वें ग्लास पे रुकेंगे, या आज आप हाफ बॉटल के ऊपर जाकर रुकेंगे। ये अब आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कंज्यूम करना है या नहीं करना। उससे आगे की कहानी जो है वो बीमारी के हाथ में है, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से जब हम मॉरल मॉडल की बात करते हैं तो ड्राई मॉडल की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि विल पावर के बलबूते पे जब भी कोई शख्स ये फैसला कर लेगा कि उसने नहीं करना और नेक बनना है तो वो उसको छोड़ देगा।
बीमारी ये कहती है कि एडिक्शन जो है ये आपकी विल पावर को भी खा जाती है। जब आपकी विल पावर बहुत वीक हो जाती है तो आप कैसे ऐसे डिसीजन को कर सकते हैं और उस पर बरकरार भी रह सकते हैं। आप फैसले जरूर कर सकते होंगे कि मुझे आज शराब नहीं पीनी या आज के बाद मुझे शराब नहीं पीनी, लेकिन उन फैसलों पे आप बरकरार नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल, ये तो एक आम इंसान के हवाले से भी मैं बात करूंगी कि हम आम लोग भी अपने बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करते हैं, बट इंसान होने का मतलब ही ये है कि आप किसी सॉफ्टवेयर की तरह काम नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आप अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं चलते, आप अप्स एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन से। और दूसरा, जब बीमारियां अपनी चीज़ों को खुद डिफाइन करती हैं तो वो कुछ लिमिटेशंस आपके इर्द गिर्द लगा देती हैं। जैसे अगर किसी शख्स को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो अब आप उसके लिए ये बात नहीं कर सकते कि वो एक दिन खुद ही फैसला करे कि आज के बाद वो खांसेगा नहीं। सही। ये बीमारी फैसला करेगी कि जब तक वो उसके अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है, जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता, जब तक वो बॉडी से खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो खांसता ही रहेगा। आपके कुछ भी करने से ना तो उसकी खांसी बंद होगी या आपके कुछ बुरा भला कहने से उसकी खांसी जो है वो ज्यादा बढ़ तो सकती है लेकिन खत्म होने की तरफ नहीं जा सकती। सो ये चीजें हमें बड़ी क्लियर करने की जरूरत है कि जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो ये हमारे बस की बात नहीं होती। बीमारियों के अपने सेट ऑफ जो रूल्स हैं वो हैं जो हर उस शख्स के अंदर आपको सिम्टम्स नजर आएंगी जो भी शख्स उस बीमारी के अंदर मुब्तला है। नशे की बीमारी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आप कितने ज़हीन हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप की जिंदगी में कुछ गोल्स हैं या नहीं है। नशे की बीमारी को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हर उस शख्स को हो जाती है जो भी नशा कंज्यूम करता है और उन्हीं में से 10% लोग हैं वो आगे चल के नशा करते हैं, नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। आपका बीच में एक सवाल था कि क्या स्मार्ट लोग भी नशा करते हैं? तो यकीनन स्मार्ट लोग भी नशा करते हैं, डॉक्टर्स भी नशा करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नशा करते हैं और नशा करते ही नहीं, नशे के मरीज भी बनते हैं। ज़हीन लोग भी नशे के मरीज बनते हैं, अमीर लोग भी नशे के मरीज बनते हैं, मिडिल क्लास लोग भी नशे के मरीज बनते हैं, गरीब लोग भी नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। इसी तरह से हर प्रोफेशन, जितने भी आपको दुनिया में प्रोफेशन नजर आते हैं, हर प्रोफेशन के लोग आपको नशे करते हुए भी नजर आएंगे और उन्हीं में से जो 10% लोग हैं वो नशे की बीमारियों में भी मुब्तला होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू आज आपने हमारे साथ की, लेकिन हमारी लिमिटेशंस ये है कि टाइम और बहुत ही मुख्तसर लगता है जब आपके साथ बात करते हैं। सो यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि कुछ सवाल जो हमारे पिछले प्रोग्राम से हमने उठाए हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे और मैडम से सॉल्यूशंस लेंगे। सो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और ऐसे ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी,
और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ही शानदार मालूमात जो है वो मैडम से हासिल कर रहे थे। एक सवाल जो हमारी एक व्यूवर ने हमें भेजा है, मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पेशावर से मिस हिना ने हमसे इस बारे में सवाल किया है, जो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो पेशावर से पूछ रही हैं तो फिर क्या सराउंडिंग होंगी पीछे से। और ये काम करती हैं एक ऐसे इदारे में जहाँ पर स्ट्रीट एडिक्ट्स का इलाज किया जाता है। हम चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है टेक्स अ फैमिली, इसमें हम फैमिली के रोल का ज़्यादा जिक्र करते हैं, फैमिली वाला पार्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। लेकिन मिस हिना जो है वो ये जानना चाहती हैं कि जिस जगह स्ट्रीट एडिक्ट्स का इलाज किया जाता है, जहाँ फैमिली मौजूद ही नहीं होती, तो फिर ऐसे में क्या कोई चांसेस हैं कि काम किया जा सकता है, जबकि वो शानदार काम कर भी रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ नोयत के जो आपके डायनामिक्स हैं किसी भी ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम फैमिली काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं, और पेशेंट में जितनी भी चेंजेस हैं हम वो थ्रू फैमिली लेकर आना चाहते हैं, जिसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादा परमानेंट होती हैं, देरपा होती हैं, और उसमें ना सिर्फ पेशेंट चेंज होता है वक्त के साथ साथ, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली भी थेरेप्यूटिक फैमिली में कन्वर्ट होती है, और रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। मिस हिना जिस चीज़ का तस्करा कर रही हैं वो बेसिकली पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट मॉडल है, जो कि एक ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है उनका, जिसमें फैमिली मौजूद नहीं, सिर्फ पेशेंट मौजूद हैं, और वो मरीजों के ऊपर ही काम करते हैं। और पेशेंट भी वो पेशेंट हैं जो कि स्ट्रीट एडिक्ट्स हैं, और ये मुख्तलिफ NGO जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रीट एडिक्ट्स को पिक करती है डिफरेंट जगहों से, और लाके उन्हें ट्रीटमेंट में रखते हैं, जिसमें ना तो मरीजों की मर्जी शामिल होती है, ना ही उनकी मर्जी बनाई गई होती है, बल्कि उनसे जोर आजमाई करके तो उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। सही। अगर हम कामयाबी की बात करें तो उसमें भी कामयाबी निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर हम जो थेराप्यूटिक फैमिली के ऊपर काम करते हैं, चूंकि फैमिली मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास वो काम है ही नहीं। वहाँ पे फिर 1 to 1 आपको पेशेंट के साथ ही काम करना होता है, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग बड़ी कारआमद साबित होती है। अगर आप ग्रुप के अंदर बातचीत करें, 2 रवैये उन मरीजों को सिखाने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि वो एक दूसरे पे तनकीद करें। मरीज एक दूसरे पे तनकीद बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते। ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू या साइकोथेरेपी ग्रुप जो है उसके थ्रू आप मरीजों में 2 बिहेवियर को जनरेट करें। नंबर 1 कि वो एक दूसरे पे तनकीद करें और कन्फ्रंट करें सबके सामने एक दूसरे को, और नंबर 2 वो दूसरों को हेल्प करने की तरफ भी जाएं। पेशेंट्स जो हैं, नशे की बीमारी के जो मरीज होते हैं, वो बड़े ही सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश वो कोई शुरू से ही नहीं होते, लेकिन जैसे एडिक्शन के करियर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो वो जरूरतन सेल्फिशनेस को सीख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नशा उन्हें बना देता है ना, नशा उन्हें बना देता है, चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना। फैमिली दुख रही है जिससे उन्हें बाजू का तकलीफ भी होती है, लेकिन जब क्रेविंग्स ओवर पावर करती हैं तो उन्हें फैमिली भी भूल जाती है, उन्हें बच्चे भी भूल जाते हैं, उन्हें वाइफ भी भूल जाती है, और सिर्फ नशा उनका महबूब रह जाता है जिसको वो करने की तरफ जाते हैं। ये एक चूंकि फिजिकल बीमारी है जिसके लिए वो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बन जाते हैं। मैनिपुलेशन भी वो नशे की बीमारी में सीखते हैं, वो कोई शुरू से मैनिपुलेटिव नहीं होते। सेल्फिशनेस जो है वो भी पेशेंट सीखते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो कि मरीज एडिक्शन के करियर में सीखते हैं वो कम्युनिकेशन है। वो बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं क्योंकि वो हर तरह के लोगों को हर तरह की सिचुएशन में डील कर चुके होते हैं, एंड ओवर द टाइम उनकी काफ़ी इसमें प्रैक्टिस भी हो चुकी होती है। सो 2 रवैये अगर हम
इन मरीजों को सिखाना शुरू करें जो कि पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिनमें से एक है कि वो दूसरों की मदद करें, यानी पुराने मरीज नए आने वाले मरीजों की मदद करें, उन्हें सेटल करने में थोड़ी हेल्प करें। नंबर 2, वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करना भी सीखें, जो अच्छी बातें नहीं उनके रवैयों में एक दूसरे साथियों के अंदर नजर आती वो उन्हें पॉइंट आउट करें, उन्हें कन्फ्रंट करें, और ये चीजें आप उन्हें ग्रुप सेटिंग में सिखा सकते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, बेसिकली ये डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट हैं, कैलिफोर्निया में काम करती हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट खातून हैं, और पिछले 35 साल से वो एक बड़ा शानदार तजर्बा उन्होंने किया, जिसमें वो वाहिद काउंसलर हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि प्रोफेशनल हैं। बाकी उनके जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे बेसिकली रिकवरिंग एडिक्ट्स ही हैं, और उन्होंने काम ना सिर्फ स्ट्रीट एडिक्ट्स के साथ किया बल्कि हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ काम किया, जिनकी तीसरी जनरेशन अब उनके पास जो है वो इलाज के लिए है। यानी उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी क्रिमिनल्स थे, उनके पेरेंट्स भी क्रिमिनल्स थे, और जो थर्ड जनरेशन जो कि खुद भी क्रिमिनल हैं वो भी अब उनके पास इलाज में जाते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रूल है कि वो किसी को फिजिकली हिट नहीं करेंगे। जब भी कोई हिट करेगा फिजिकली तो उसको ट्रीटमेंट से निकाल दिया जाएगा, और जब तक वो ट्रीटमेंट में एक दूसरे को हिट नहीं करते, शुरू में उनकी मोटिवेशन कम होती है, ग्रेजुअली उन्हें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट के कोई 250 से ज्यादा जो हैं वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो कि वो सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वही ओन करते हैं और उन्हीं वही रन करते हैं। जूनियर उनके साथ अटैच होते हैं, जिसमें अमेरिका में एक बड़ा कॉमन बिजनेस है जिन्हें मूवर्स कहते हैं, कि अगर अमेरिका में किसी को एक घर दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना है तो वो बजाय खुद सारा काम करें, वो ठेका दे देंगे, तो वो खुद ही आके उनका सामान पैक करेंगे, खुद ही वहां से उठाएंगे, खुद ही दूसरे घर में जाके सेटल भी कर देंगे, और उसमें कोई भी चीज ब्रेक नहीं होगी। अगर होगी तो कंपनी उसको पे करेगी। इसी तरीके से छोटे छोटे कैफेज जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, मैकेनिक्स की शॉप्स हैं जो कि डिफरेंट इस्टेब्लिश की हुई हैं। फिर वो एजुकेशन की तरफ भी उन्हें माइल करते हैं। एजुकेशन में डिफरेंट वो छोटे छोटे कोर्सेज उन्हें देते हैं। फिर ग्रेजुएशन की तरफ भी लोग जाते हैं, वो फंडिंग करते हैं, ग्रेजुएट भी उन्हें करवाते हैं, डिग्री होल्डर्स भी उन्हें बनाते हैं। ये सारे का सारा काम बेसिकली मरीजों से ही वो करवाती हैं, और वो सिर्फ ना सिर्फ स्ट्रीट एडिक्ट्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल से मुराद है मर्डरर्स, फिर जो डाके वगैरह डालते हैं, और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं जब हम लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। और वहाँ पे ड्रग कोर्ट्स होती हैं अमेरिका में, जहाँ पे जो भी लोग ऑफेंसिव होते हैं और वो नशे के मरीज भी होते हैं, या वो नशा उस वक्त उन्होंने किया होता है जब वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो उन्हें कोर्ट उन्हें प्लांट करती उन्हें पुलिस उठाती है और ड्रग कोर्ट की तरफ उन्हें ले जाती है। ड्रग कोर्ट में अब वहां पे वो डिसाइड करते हैं बैठ के कि ये इसका एक ऑफेंस है या पीछे ये भी क्राइम्स हैं, और अगर ज्यादा क्राइम्स हैं तो वो उन्हें एक चॉइस देते हैं कि या तो आप अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारें या फिर आप डेलेंसी स्ट्रीट में चले जाएं। सही। जब उनके पास 2 चॉइसेस हैं तो ज्यादातर पेशेंट जो हैं वो ये चूज करते हैं कि हमें डेलेंसी स्ट्रीट में भेज दिया जाए। उनके ख्याल में जेल कोई ज्यादा बदतर जगह है, जो कि यकीनन है भी, लेकिन डेलेंसी स्ट्रीट में जाने के बाद वो डिफरेंट रूल्स को सीखते हैं। पहले ही दिन वो टेबल सेट करना सीखते हैं, किसी न किसी छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व होते हैं, और सिर्फ 2 बुनियादी चीजें जो कि वो उनसे करवाती हैं, और तीसरी चीज जिसकी इजाजत नहीं है, कोई हिट नहीं करेगा, हिट करेगा तो वो यहाँ से निकल कर जेल में चला जाएगा। 2 चीजें कि एक दूसरे की हेल्प करना उन्हें सिखाया जाता है, एंड नंबर 2 एक दूसरे को कन्फ्रंट करना सिखाया जाता है जब भी वो कोई नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, या कोई ना कोई मनफी बिहेवियर उनका होता है। सो इन चीज़ों पे चल के अगर ऐसे पेशेंट्स की खिदमत की जाए जो कि स्ट्रीट एडिक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें इलाज देते हैं और उनमें से फ़ायदा निकाला जा सकता है। लेकिन एक मुझे कमी लगती है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी एनजीओज सेटअप हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि ये इलाज भी 90 डेज का ही होता है। जबकि जब हम डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट के मॉडल को देखते हैं तो वो 3 मंथ्स का नहीं होता, वो कोई 2 years का होता है, 4 years का होता है, 5 years का होता है, जिसमें ग्रेजुअली उन्हें एक प्रोडक्टिव पर्सन बना दिया जाता है, और डे 1 से उसी मिशन के ऊपर काम जो है वो शुरू किया जाता है। देखिए उसमें बेसिकली फ़र्क तो वो वहीं पे आ जाता है ना, कि हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि सिर्फ नशा छूट जाए, और उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ना सिर्फ नशा छूटे
बल्कि ये पर्सन जो है वो रिहेबिलिटेट करने की तरफ भी जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाए और फंक्शनल। जबकि हमारे यहाँ पे जो इंडोर इलाज है वो तो हम प्रोवाइड करते हैं, या एनजीओ भी सिर्फ उसी सेक्टर में काम करते हैं। रिहेबिलिटेशन में बहुत कम लोग जो हैं वो काम करते हैं। रिहेबिलिटेशन से मुराद है कि कोई ना कोई स्किल ऐसे लोगों को सिखा देना जिनकी फैमिली जोन नहीं करती, और आपको सड़कों गलियों में वो पड़े हुए नशे में धुत जो है वो नजर भी आते हैं। सो उनके ऊपर ये काम किया जा सकता है, जो कि बड़े अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सही है। अच्छा, एक सवाल और जो हमारे लास्ट प्रोग्राम से ही रिलेटेड था, जो कि हमें हमारे प्रोफेशनल ने किया था, वो ये था कि कौन सा तरीका इलाज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए फैमिली मेम्बर्स इलाज में किसी भी पेशेंट को ला सकते हैं, जबकि वो पेशेंट खुद फैमिली का सरबराह हो और जबकि बाकी फैमिली उससे फैमिली में नीचे हो और फैमिली को उसे ओबे ही करना हो मॉरली, लेकिन अब चूंकि वो बीमारी में है तो वो क्या तरीका है जिससे उसको इलाज में वो लेके आए? अच्छा, ज़्यादातर अल्कोहलिक्स जो हैं वो चूंकि कोई ना कोई बिजनेस करने के बाद अल्कोहलिज्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं, जबकि बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे कैनबिस है, हेरोइन है या अदर ड्रग्स हैं, वो यूजुअली कुछ बनने से पहले ही पेशेंट जो है वो नशे के मरीज बन जाते हैं। सो अल्कोहलिक्स मोस्टली हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। लेकिन जब भी हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों में अब कोई मॉरल्स की बात नहीं फिर की जाती, ठीक है, कि मॉरली किसी का कौन सा लेवल था। सोसाइटी हेड ऑफ द फैमिली अगर हस्बैंड है तो उसको बहुत ऊंचे संघासन पे बिठाती है, और वाइफ जो है वो बहुत कोई नीचे वाले संघासन पे बैठी होती है। बीमारियों में ये रोल रिवर्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई हस्बैंड है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, घर में बच्चे हैं जिनको लुक आफ्टर करना है, इनकम है जो कि थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वो बंदा नहीं कमाने के काबिल होता, तो ऐसे में जो वाइफ है वो फिर हेड ऑफ द फैमिली के रोल की तरफ आती है, और ये थेराप्यूटिक रोल होता है, ये कोई सोशल रोल नहीं होता जो सोसाइटी किसी को देती है, ये थेराप्यूटिक है। सो बहुत सारे अल्कोहलिक्स जो हमारे पास ट्रीटमेंट में होते हैं या इलाज करवा के जा चुके हैं, अच्छी जिंदगियां बसर कर रहे हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली ही होते हैं। फैमिली इंटरवेंशन उनको इलाज में लाने का बेहतरीन तरीका है, जहाँ पे उनकी मर्जी नहीं है लेकिन आप उनकी मर्जी बनाते हैं फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू और उनको इलाज में लेकर आते हैं। और थेराप्यूटिकली जो वाइफ है वो फिर लीडिंग पोजीशन में आ जाती हैं, और हस्बैंड जो है वो चूंकि इलाज में हैं, बीमार हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन करने की तरफ जाएंगे। जब तक इलाज के पेराए में बात की जाती रहेगी तो वाइफ थेराप्यूटिकली लीडिंग रोल में होती हैं, और जो पेशेंट हैं या हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ साथ फॉलोइंग रोल के अंदर होते हैं। वो अब अपने लिए डिसीजन नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई हेल्दी ब्रेन करेगा। और अगर हम एक कपल की बात करें तो हस्बैंड अगर अल्कोहलिक हैं तो फिर वाइफ हमें नजर आती हैं जो कि हेल्दी ब्रेन के साथ है। यहाँ पे मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब भी कोई फिजिकल बीमारी हमें जो कि आंखों से नज़र आ रही, जैसे सपोज किसी की टांग टूट गई और उसको प्लास्टर लगा दिया गया है, तो लोग कंसिडर करते हैं कि ये अब दोनों टांगों पे चल नहीं सकता। लेकिन जब कोई इस किस्म की डिजीज़ में आ जाता है जिसमें उसकी ब्रेन की इन एबिलिटीज़, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ हैं, वो अगर सफ़र कर रही हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कंसिडर करना कि अब इस रोल में हम इसे कुछ अरसे तक के लिए नहीं रखेंगे जब तक कि ये वापस अपनी सीट पे बैठने के काबिल नहीं हो जाता। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगी कि लोग फिर कंसिडर करें ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को, कि चाहे वो फिज़िकल हैं या वो साइकोलॉजिकल हैं, जो पर्सन जिस स्टेट में है फिर उसको उसी स्टेट में रखें और कोई गिल्ट भी इंड्यूस ना करें। गिल्ट इंड्यूस ना करें। दूसरी एक चीज़ है कि जितनी भी एक्यूट बीमारियां हैं, एक्यूट से मुराद हैं जो एक वक्त होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, ख़त्म हो जाती हैं, वो आपको यूजुअली विजिबल नज़र आएंगी। जितनी भी क्रोनिक इलनेसेस हैं वो विजिबल नहीं होती, वो इंसीडियस होती हैं, वो अंदर खाने आपके जिस्म को खा रही होती हैं। मुख्तलिफ रवैये आपको जब नजर आना शुरू होते हैं तो अमूमी तौर पे वो बीमारियां सेकंड स्टेज या लेट स्टेज में होती हैं। इसमें हम मिसाल ले सकते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक किसी को होता है तो फिर पता चलता है कि खून की 2 नालियां बंद थी, 3 नालियां बंद थी, और ये बंद क्यों थी? क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो उसमें जमा होना शुरू हो गया। और ये कब हुआ? ये सालों
का सफर तय करने के बाद एक दिन जब हार्ट अटैक होता है तो लोग समझते हैं कि जिस दिन हार्ट अटैक हुआ ये बड़ा मसला बन गया है, अब आगे कुछ हम तदारक करने की तरफ जाएं। आगे जो भी काम होगा वो रिएक्टिव ही होगा। प्रिवेंटिव काम क्या था कि आप शुरू से कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते। जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं कि आप हफ्ते में 2.5 घंटे किसी ना किसी मॉडरेट इंटेंसिटी जो एक्टिविटी फिजिकल है उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहें। 2.5 घंटे पर वीक से मुराद है 30 मिनट्स 5 दिन हफ्ते के अंदर। अगर आप किसी ना किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी डाइट को मैनेज करने की तरफ जाते हैं, हेल्दी ईटिंग की तरफ जाते हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज करते हैं जो कि कोलेस्ट्रोल, जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो पैदा करने की तरफ जाती हैं, सो इसका मतलब है कि आप कुछ पहले से प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो या आपको कैंसर जैसे अमराज को फेस ना करना पड़े। जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं और लेट स्टेजेस में जाके जाहिर होती हैं जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है। फिर आप कुछ तिनके जो बच जाते हैं उनको ढूंढते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उस शख्स को दोबारा से कदमों पे खड़ा होने की कोई बड़ी इंटेंसिव जो एफर्ट्स हैं वो आपको करना पड़ती हैं। और ग्रेजुअली ये सफर जब तक जिंदगी है ये फिर सफर जारी और सारी ही रहता है। लेकिन नशे की बीमारी को इस लिहाज से मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक होने के साथ अपनी साइन एंड सिम्टम्स को बड़ी जल्दी अपीयर करना शुरू कर देती है। जैसे आप इसको अर्ली स्टेजेस में थोड़ा डिफिकल्ट है इसको डिटेक्ट करना, लेकिन अगर आप कुछ खास रवैयों के ऊपर नजर रखें तो आप इसको अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उस स्टेज में इसको डील करना ज्यादा आसान है। मिडिल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो तब भी बड़े रवैये हैं जो कि सामने नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेट स्टेज से मुराद यही है कि हर बंदे को पता है कि आपके घर में जो बंदा मौजूद है, जो हस्बैंड है या वाइफ है या बेटा है या बेटी है, वो अल्कोहलिक है, नशे की बीमारी में मुब्तला है और आप सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप कुछ अपनी जज्बाती मजबूरियों की वजह से डिनाइल में हैं। सो ये चीज है। एडिक्शन फिर भी क्रॉनिक इलनेसेस की बात करें तो कुछ पार्ट एडिक्शन का जो है वो विजिबल होता है। हमें उन विजिबल चीजों को कंसीडर करके ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस्म को डिजीज जो है वो खाए जा रही है। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे प्रोफेशनल रहमत सुल्तानी साहब ने पूछा, वो ये पूछना चाह रहे थे कि इलाज में आने के बाद फैमिलीज ऑल द टाइम इंडोर ट्रीटमेंट की तरफ ही देख रही होती हैं और इंडोर ट्रीटमेंट को वो काफ़ी समझ रही होती हैं कि 100 दिन बाद जब हम यानी दाखिल कराएंगे तो ये हमारा ही बच्चा दाखिल होगा और जब ये बाहर निकलेगा तो ये कोई मौलाना तारिक जमील बन जाएगा। सॉरी कि मैंने उनका नाम, यानी मेरा कहने का मकसद है ये कोई बहुत, मौलाना तारिक जमील बड़े नेक आदमी है, नेक आदमी है ना, तो वो नेकी का एक सिंबल। क्या और वो आउटडोर ट्रीटमेंट की अहमियत बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होते और उनको ऐसे लगता है कि इंडोर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आउटडोर की क्या ज़रूरत है। देखें, जब भी कोई फैमिली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि नशे की बीमारी फिजिकल बीमारी है, बिल्कुल दूसरी जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनकी तरह ये भी एक जिस्मानी मर्ज है, और दूसरी अहम चीज़ है कि ये ज़िंदगी भर रहने वाला मर्ज है। अगर तो कोई इसको अंडरस्टैंड कर लेती है फैमिली तो उनके लिए फिर इलाज के मुख्तलिफ मराहल को भी समझना आसान हो जाता है। इलाज में पहला मरहला क्या है कि मरीज़ इलाज के अंदर कैसे लेकर आना है। दूसरा मरहला इलाज का है कि जो इंडोर इलाज है उसमें से जो फायदे हैं वो कैसे कशीद करने हैं अच्छे तरीके से। और जो तीसरा अहम जो मरहला है इलाज का कि जब मरीज इंडोर से घर चला जाता है तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने रवैयों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, मरीज के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि इलाज का जो बाहर का हिस्सा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लंबे अरसे तक का है उसको भी हम अच्छे तरीके से गुजार सकें और अपने मरीज को एक जिम्मेदार शख्स या फिर जैसे आपने फरमाया मौलाना तारिक जमील साहब बनाने में कोई किरदार अदा कर सके। मौलाना तारिक जमील अगर नहीं बनते तो कोई ऐसा शख्स जरूर वो बन जाएगा जो कि सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, फैमिली नॉर्म्स को भी वो फॉलो करता होगा और उनके मुताबिक चलता होगा, और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव शख्स जो है वो जरूर आप बनाने में के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इलाज के जो तमाम मराकल हैं हमें उनको तस्लीम करना पड़ेगा और हर मरहले का अपना फ़ायदा है जिसमें से गुजरने के बाद ही हम दूसरे मरहले तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही शानदार मालूमात आपने हम तक पहुंचाई। मेरे पास सभी सवालात और भी हैं और मेरे कुछ प्रोफेशनल्स भी आपसे क्वेश्चंस करना मैं चाहूँगी कि कोई 2 सवाल जल्दी जल्दी से करें। लेकिन वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मिस, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि कोई जो एडिक्शन डिजीज़ है, जिस तरह आपने बताया कि क्रॉनिक इलनेस है, तो इस और ऐसी बीमारी है जो कि ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती,
तो कोई ऐसे टेस्ट हों जो कि प्राइमरी लेवल के ऊपर डिजीज़ को डिटेक्ट कर लें, या इससे हमें पता चल जाए कि ये पर्सन वल्नरेबल है इस डिज़ीज़ के लिए, ताकि वो कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ले इस डिज़ीज़ से रिलेटेड? अच्छा, मुख्तलिफ जीन्स हैं जो कि मिल के एक सेट ऑफ जीन्स बनाते हैं जो डिटरमिन करता है कि कोई शख्स आगे चल के नशे का मरीज़ बनेगा या नहीं बनेगा। साइंस काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रही है और अभी तक 1 और 2 जीन्स को वो आइडेंटिफाई कर सके हैं कि ये 2 जीन्स अगर किसी के अंदर मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि आगे चल के वो नशे की बीमारी में मुब्तला होगा। लेकिन अभी कंप्लीट कोई सेट ऑफ जीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। इसके लिए मैं कहूँगी कि कोई ऐसा टेस्ट फिलहाल नहीं है जो कि अगर हम किसी का करवाएं तो जैसे कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है तो हमें पता चल जाए कि किसके अंदर एडिक्शन की प्रीडिस्पोजिशन मौजूद है और हम पहले ही उसको नशों की तरफ ना जाने दें, और अगर वो चला जाता है तो हम फिर उसको निकालने का कोई जतन करें, क्योंकि हमें पता है कि ये आगे चल के नशे का मरीज़ बन जाएगा। कुछ ऐसे बिहेवियर ज़रूर हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर टीन एज में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आगे चल के नशे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं या वो नशे कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे अकेले रहना शुरू कर देते हैं, अकेले अचानक टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो कि नशे से मुतल्लिका है। दूसरी एक वार्निंग साइन आप ये कंसिडर कर सकते हो कि जब फ्रेंड्स बदलना शुरू हो जाएं बच्चों के, यानी आप जब बच्चों के फ्रेंड्स को देखते हैं तो आपको लगे कि ये कोई नया ताज़ा फ्रेंड जो है वो इसके सर्कल में इन्वॉल्व हुआ है, और अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ उनकी दोस्तियाँ जब होनी शुरू हो जाएं, ऐसे फ्रेंड्स हों जो कि देखने में आपको मुनासिब रवैयों के साथ ना लगें या आपको लगे कि दाल में कुछ काला है, तो ज़रूर उसको प्रोब करें। आपको आपके बच्चों के फ्रेंड्स का पता होना चाहिए, उनके घर कहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स से कभी ना कभी कोई मेल मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तीसरी चीज़, अगर आपका बच्चा पैसे ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया है, उसने कभी वो कुछ बुक्स के लिए पैसे मांगता है, कभी वो किसी नोटबुक के लिए पैसे मांगता है, कभी वो कहता है कोई फंड है जो कि मुझे कॉलेज में या स्कूल में जमा करवाना है, जब वो एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करना शुरू कर दे अपनी पॉकेट मनी से और हर दूसरे तीसरे दिन ही ये होने लगे, तो ये भी एक साइन है कि ये पैसे वो ड्रग्स के ऊपर स्पेंड करने की तरफ जा रहा है। फिर बच्चों के खाने पीने के रुझान में अगर बदलाव आना शुरू हो जाए कि वो खाना पीना उतनी रगबत से ना खाते हों, जैसे यूजुअली बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आके वो फ़ौरन बात करते हैं कि खाना दे, मुझे भूख लगी हुई है, और अगर वो भूख की बजाय अपने कमरे में रहने को तरजीह दे और कहे कि मैं कर लूँगा, रात को ज़्यादा देर तक जागना शुरू कर दे, मोबाइल के साथ ज़्यादा अटैच होना शुरू कर दे और फ्रेंड्स के साथ उसके राब्ते हों, रातों को घर से भी थोड़ी देर तक के लिए इजाज़त मांगना शुरू कर दे, कभी कभार कोई नाइट आउट का प्लान करे जो कि फ्रेंड के साथ रहना है, और वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ताज़ा सर्कल में शामिल हुए हैं और आपको नहीं पता कि उनके पेरेंट्स घर पे हैं या नहीं हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने बच्चों के अंदर जब नज़र आती हैं तो हम आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। इसके साथ साथ रूड बिहेवियर, आपका बच्चा थोड़ा रूड भी आपसे होने लगता है। वो कोई भी चीज़ आप जब प्रोब करते हैं कि बेटा पैसे किस लिए चाहिए, तो वो आगे से मनफी जवाब देता है, ये बात रिपीट करने की बजाय कि मैंने आपसे कहा है मुझे अपना रजिस्टर बाय करना है या मुझे कोई नोटबुक लेनी है, वो आपसे रूड होने लगता है कि आपका क्या हाल है, मैंने कहाँ पे स्पेंड करने हैं। सो ये सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि कोई भी फैमिली अपने टीनेज बच्चे के अंदर ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है, और ये सारी की सारी शहादतें हैं या नशे की बीमारी की तरफ जाने के लिए हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। मेरा ये क्वेश्चन है फैमिली के हवाले से, जब कोई फैमिली मेंबर एसयूडी का मतलब सब्सटेंस का एडिक्ट हो जाता है तो फैमिली तो उससे अफेक्ट हो जाती है, खासतौर पे उसके बच्चे अफेक्ट होते हैं और जेनेटिकली भी चूँकि वो ट्रांसफ़र हो रही थी। ऐसे में फैमिली क्या इम्पोर्टेंट मतलब क्या रोल प्ले कर सकती है कि आने वाली नस्ल के लिए, उनके बच्चों के लिए इस बीमारी के शिकार? अच्छा, बड़ा अहम सवाल आपने किया। बेसिकली जो नशे की बीमारी में मुब्तला लोग होते हैं वो तो अपनी ज़िंदगियों में ख़राबियाँ काफ़ी उनकी आ जाती हैं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए काफ़ी तगदो उन्हें करना पड़ती है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि कोई भी शख्स जिनके पेरेंट्स के अंदर या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आपको कोई नशे का मरीज़ नज़र नहीं आता, उनमें तकरीबन 10% चांसेस होते हैं अल्कोहलिक्स बनने के या नशे की बीमारी में मुब्तला होने के। लेकिन अगर कोई एक पेरेंट घर के अंदर है, फादर है जो कि शराब की बीमारी में या कोई भी नशे की बीमारी में मुब्तला रहे हैं, तो उनके बच्चों के अंदर अब 50%
चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चे आगे चल के नशे की बीमारी में मुब्तला होंगे। सो अपने बच्चों के लिए ज़रूर कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कि प्रिवेंटिव हो। ख़ास तौर पे अगर आप उनके फादर का इलाज करवाते हैं तो बच्चों को ज़रूर इलाज में शामिल रखें ताकि वो बीमारी के हवाले से सीखें और अपने आप को उन रवैयों से दूर ही रखें। इन बच्चों में आपको एक और फिनोमिनन बड़ा नज़र आता है कि मैं कंट्रोल ज़रूर करूँगा, मेरे फादर ने अगर किया तो उन्होंने चूंकि कंट्रोल नहीं किया, इस वजह से हालात जहाँ तक पहुँचे। मैं पीऊँगा तो मैं रिस्पॉन्सिबली पीऊँगा और मैं उसको कंट्रोल करके पीऊँगा, जब भी ज़्यादा होने लगेगी तो मैं फिर नहीं पीऊँगा। नशे की बीमारी है ही यही कि आपका जो कंट्रोल है वो ग्रेजुअली हो जाता है और आपको पता नहीं चलता और आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता। पता तभी चलता है जब सारे ज़माने को पता चलता है और आपको भी अंदाज़ा होता है कि आप किस लेवल तक आ चुके हुए हैं। सो ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा यही अच्छी चीज़ है कि वो नशों को ट्राई करने की तरफ ना जाएं, नशों को इस्तेमाल ना करें ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बचा सकें। वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं नशे की बीमारियों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत ही शानदार मालूमात हमारे साथ शेयर की और मैं अपने प्रोफेशनल्स को भी शुक्रिया कहना चाहूँगी जो कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। और इसके साथ ही नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते हम इसी वक्त आपके साथ फिर से शामिल होंगे इस प्रोग्राम में और एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।